रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर थी जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। भारतीय स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद वहां पर फंसी हुई थी। हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत से स्टूडेंट्स को वापस लाया गया है, लेकिन अभी भी लगातार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन इस संकट की घड़ी में यूक्रेन में फंसे होने का मतलब क्या है, वहां से निकलने का संघर्ष क्या रहा, सुरक्षित जगह पर कैसे ये स्टूडेंट्स पहुंच पाए, ये ऐसे फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स हैं जो एक अनुभव की शक्ल में इन स्टूडेंट्स के पास तो हैं ही, लेकिन इन तमाम एक्सपीरियंसेस को आने वाले वक्त में या शायद कहें लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। इसीलिए खास तौर पर आज हमने एक खास पैनल तैयार किया है जिसमें मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं, वहां पर जो परिस्थितियां उन्होंने झेली उन परिस्थितियों से उबर रहे हैं, लेकिन आज उनकी ही मुंह जुबानी, उनकी आंखों देखी हम पूरे देश के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप यूक्रेन से लौटे हैं। भाई और बहन मानवी भार्गव और अंश भार्गव, उन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश शामली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मोहम्मद शारिब अंसारी हमारे साथ बिजनौर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले तो मैं आप चारों को यही कहना चाहूंगी कि शुक्र है भगवान का, आप सभी लोग वतन वापस लौट पाए, हिंदुस्तान वापस लौट पाए, अपने फैमिलीज के पास पहुंच पाए। लेकिन वो वक्त कैसा रहा होगा ये हम लोग शायद इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर आप ही बता सकते हैं। और मानवी, इसीलिए शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, आप लोग कहाँ फंसे थे और कैसे वहां से निकले, इसके बारे में संक्षेप में आप बता पाएं तो। मैं बेसिकली यूपी शामली से हूँ और मैं अपनी पढ़ाई करने इवानो में पढ़ती थी, मैं यूक्रेन के अंदर। और सबसे पहला जो भी वार की स्टार्टिंग हुई है वो मेरे ही शहर से हुई है और सबसे पहला जो बॉम्ब अटैक हुआ है वो मेरे ही घर से 1 किलोमीटर दूर हुआ है। सिचुएशन काफी पैनिक की थी और अभी लगातार वो सिचुएशन और भी खराब होती जा रही है। हमने फिर डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इवानो को लीव कर देते हैं, क्योंकि जब तक भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं थी, सब ऑफलाइन चल रहा था जिस दिन पहला अटैक हमारी सिटी में हुआ। तो भारत आने का नहीं इसलिए सोच पाए इतनी जल्दी क्योंकि हमारी क्लासेस सब ऑफलाइन थी। तो जब अटैक लगातार बढ़ते रहे, रिस्क ज्यादा हो गया, तो हमने अपनी सिटी छोड़ दी और हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। हाँ। रोमानिया बॉर्डर पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा परेशानी हमने अपने ऊपर झेली है। -6 टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंड, पैदल चलना इतना, क्योंकि हम 8 किलोमीटर पहले ही उतर गए थे, बस ने हमें 8 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। उसके बाद गर्ल्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, वहां पे टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं, खाने की कोई फैसिलिटी नहीं, पानी की कोई फैसिलिटी नहीं, ठंड इतनी थी, मुश्किलों से लकड़ियां इकट्ठी करके बच्चों ने थोड़ा आग लगाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश की, क्योंकि हाइपोथर्मिया से बच्चे वहां पर परेशान हो रहे थे। गर्म पानी किसी तरीके से अरेंज करके बच्चों ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिस समय हम पहुंचे कम से कम 3 से 4 हजार बच्चा वहां पे ऑलरेडी बॉर्डर पर प्रेजेंट था। आप समझ नहीं सकते कि उस बॉर्डर को क्रॉस करना रोमानिया वालों के लिए भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए हमारे ऊपर ग्राउंड लेवल पर रबर की बुलेट फायरिंग भी हुई है। आप ये बातें कह रही हैं और आप लोग ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आए हैं। ये बातें सुनकर एक सेकंड के लिए कोई भी नम हो सकता है। मुझे इस वक्त वैसा ही यहाँ स्टूडियो में बैठकर ये एहसास हो रहा है। मुकुल वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी यूक्रेन से लौटे हैं और राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शारिब, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, जिस बात का जिक्र देखिए यहाँ पर मानवी कर रही हैं, आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जब धमाका होता है, विस्फोट होता है, उस 1 सेकंड में क्या गुजरती है इंसान पर? जी, एक्चुअली आप पहले तो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने पहले कभी देखी नहीं है। तो सायरन बजना और फिर वो बॉम्बिंग होना, तो उसका जो साउंड होता है वो एकदम से आपको झंझोड़ देता है उस टाइप से। क्योंकि मैं उस टाइम बालकनी में था, मैं हॉस्टल में रहता हूँ इवानो फ्रैंकोविस्क में। तो वहां जब फाइटर जेट जाना स्टार्ट हुए तो उनकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि एकदम से मैं डर गया था। तो किसी तरह मैं फिर अंदर आया संभाल के, फिर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बैठा तो थोड़ा इजी तब थोड़ा महसूस हुआ, वरना बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है तब, क्योंकि आप वैसी सिचुएशन कभी फेस नहीं कर पाते। और देखिए शारिब, आप तो ये बात बता रहे हैं कि धमाकों की या सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन देखिए अजय, हमारे एक भारतीय छात्र जो कि एक स्टोर तक पहुंचा था खाने का सामान लेने के लिए और मिसाइल अटैक में उसकी मौत हो गई।
बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर, लेकिन ये हुआ है और ऐसे न जाने कितने लोग अभी वहाँ उसी संकट की घड़ी में और फंसे हैं। जब ये परिस्थितियां वहाँ पर पैदा हो रही थी, पहली बार आपको कब रियलाइजेशन हुआ कि अब ये बात ऐसी है जो हाथ से निकल चुकी है, अब इसे झेला नहीं जा सकता? वो पहला रियलाइजेशन आपके लिए कब आया? मैम, क्योंकि हमारी एम्बेसी से बहुत लंबे समय से बात हो रही थी, लेकिन एम्बेसी ने कोई ऐसा क्लियर नहीं किया, ना यूनिवर्सिटीज कर रही थी। उनको ये था कि भाई अटैक कभी नहीं होगा, लेकिन जब 24 को मॉर्निंग में अटैक होता है तब कोई ऐसा नहीं होता जो बच्चों की हेल्प करने के लिए आ गया है कि हम आपके लिए हैं। अभी भी बच्चे वहीं उसी कंडीशन में हैं जो 24 को मॉर्निंग में थे, क्योंकि एम्बेसी हेल्प कर रही है, मिनिस्ट्री हेल्प कर रही है, सरकार हेल्प कर रही है, लेकिन वो करते हैं बॉर्डर पार होने के बाद में। लेकिन वहां बॉर्डर तक पहुंचने तक हर एक बच्चा अभी भी अकेला है और वो पहले भी अकेला था। उतना ही कम्युनिकेशन गैप एम्बेसी का पहले था, उतना ही आज है। बस कंडीशन ये है कि बच्चे इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, उनके पास अभी बॉर्डर तक पहुंचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनको अगर जिंदा रहना है, अपनी जान बचानी है, तो बॉर्डर तक जाना ही पड़ेगा, और ये बात हर एक बच्चा समझ गया है। इसीलिए बच्चे बॉर्डर निकल रहे हैं। अगर इस चीज में बच्चे पहले ही, अगर यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस कर देती या हमें एम्बेसी बोलती, जैसे अमेरिका के एम्बेसी ने, मिनिस्ट्री ने बोल दिया 2 फरवरी को कि आप लोग देश छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी एम्बेसी 12 फरवरी को एक एडवाइजरी जारी करती है कि अगर आपका रहना अगर एसेंशियल नहीं है तो आप जा सकते हैं। अब आप सोचिए मैम, जिस बच्चे का 5 साल का कैरियर, एमबीबीएस लाइफ रुकी हुई है, हर एक चीज, वो कैसे अपनी ऑफलाइन चलती हुई यूनिवर्सिटी पढ़ाई को छोड़ के आ जाएगा? कोई नहीं आ पाएगा। तो अगर एम्बेसी को इस चीज का भी अगर आभास नहीं होता है, या उनके एम्बेसी के मिनिस्ट्री में लिंक नहीं है, जो ये नहीं बता पाए कि कब हमला हो सकता है, होगा कि नहीं, जबकि अमेरिका को इस चीज का पहले ही 15 दिन पहले पता चल जाता है। 20 तारीख को एम्बेसी ने जारी किया कि अब आप चले जाइए, हम स्पेशल फ्लाइट करवाएंगे 22 तारीख को, 24 तारीख को, 26 तारीख को। जिन बच्चों की 22 तारीख की फ्लाइट थी, वो तो घर आ गए। उसके बाद में जिनकी 24 तारीख की फ्लाइट थी, जिनकी 26 की थी, धमाकों की वजह से एयर स्पेस बंद था और सारे के सारे बच्चे वहीं स्टक हो गए। ये अपने आप में एक बड़ी लड़ाई थी कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, हॉस्टल है या जो भी अकोमोडेशन है, वहां से बॉर्डर तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ा संघर्ष था। वो भी तब जबकि बम बरस रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, एक युद्ध जैसे हालात पूरे सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर तक कैसे पहुंचे आप? मैम, सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी कि हमें ये नहीं पता था कि हम अगली सांस ले पाएंगे या नहीं। हम लगातार अपनी फैमिली से कांटेक्ट में थे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि हम अब आगे जी पाएंगे या नहीं। जो वो सफर था अपने घर से रोमानिया बॉर्डर तक का, हम अपना देश का झंडा लगाकर बस से निकले थे, कि उन्होंने बोला था कि जिस बस पर देश का झंडा होगा उसे शायद रोमानिया में या फिर रास्ते में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ऐसा हुआ भी है, हमें किसी कोई चेक पॉइंट वगैरह पे नहीं रोका गया। वहां तक हम पहुंच गए, लेकिन वो जो सफर वहां पे रात को रुकने का था, हमने 24 घंटे बॉर्डर पर खड़े होके जो निकाले हैं, वो बहुत ही हमारे लिए, मींस उस सिचुएशन को इमेजिन करना भी इस समय हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी का हो गया है। और ये सबसे ज्यादा इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। हमारी जो एम्बेसी है और यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेशन का ही सब कुछ है, क्योंकि 80 से 90% बच्चा अपने खुद के एक्सपेंस पे निकल सकता था वहां पर, अगर ये हमें रिजल्ट्स पहले दे देते कि आप लोग वहां से जा सकते हो। अगर मैं मानवी आपसे ये पूछूं, क्योंकि जिस तरह से आप ये तमाम बातें कह रही हैं, पेरेंट्स से कितने कितने अंतराल पे बात हो पाती थी, और जब आप फर्स्ट टाइम अपने मम्मी से, पापा से मिले, वो मोमेंट कैसा था? मैम, वो मोमेंट जब हम एयरपोर्ट पे आके अपने पेरेंट्स से मिले, हम बहुत ज्यादा, मींस हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, लेकिन हमें इतनी खुशी नहीं हुई अपने पेरेंट्स को देख के। हम उन 18,000 पेरेंट्स को सोच रहे कि वो भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हर पेरेंट्स इतना भावुक हो गया था अपने बच्चों को देख के, लेकिन उस समय की कंडीशन वहां पर बिगड़ती जा रही थी, और लगातार पेरेंट्स को देख के हम अपने सोच रहे थे कि और भी निगाहें अपने बच्चों को वापस बुलाना चाह रही है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। आप जिस तरह से ये बात कह रही हैं मानवी, सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए आपने उन 18,000 फैमिलीज़ का यहाँ पर जिक्र किया। ये यकीनन ये बात वही इंसान कह सकता है जो उन हालातों को वहाँ से देखकर देश लौटा है। और मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगी कि सिर्फ जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हैं, सिर्फ वही क्यों, जो बाकी देशों से भी स्टूडेंट्स आए हैं, लगभग उनके परिवारों की भी ऐसी स्थिति होगी। और यही युद्ध का वो स्याह पहलू होता है जो परिवारों पर, आम इंसानों पर बीतता है। मुकुल, अगर अब आप तक मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच रही हो, देखिए
परिवार परेशान थे, लेकिन आखिरकार आप घर लौट पाए। अभी भी ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को लाना है। चिंता सता रही है क्या इस वक्त कि अब आगे क्या होगा? क्योंकि आप लोग लौट तो आए हैं, लेकिन पढ़ाई बीच में छूट गई है। अब वापस कब पढ़ाई रिज्यूम हो पाएगी या क्या होगा, इसे लेकर चिंता है दिमाग में? यस मैम, ये जो है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि लाइक वहाँ से आ चुके हैं, तो अभी ये दिमाग में है कि दिमाग में बहुत घूम रहा है कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि अब अगर ये वो रुक भी जाता है तो वापस बिल्डअप होने में, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बिल्डअप होने में उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और अब ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे फादर हैं, मेरे दादी जी हैं, वो अब ये इस चीज को भी मना कर रहे हैं कि नहीं, वापस वहाँ नहीं जाना है। तो अब ये बात कहीं ना कहीं घूम रही थी, लाइक जो 5 साल की 6 साल की जो डिग्री थी, जो हमने सपना जो था, वो उसका क्या होगा। बट गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि मैं भी ये सवाल आपसे भी पूछूं, जो बच्चे बाहर पढ़ने गए थे, ठीक है शारिब, अगर ये सवाल मैं आपसे भी पूछूं, यूक्रेन में पढ़ाई के लिए आपने अप्लाई किया, आप वहां पहुंचे, कितना लॉस हो गया है? अब अगर इसको मैं लॉस के हिसाब से कहूं तो कितना नुकसान हुआ है? नहीं मैम, लॉस तो नहीं कहेंगे, बट हम जो वहाँ गए थे इसी इरादे से गए थे कि अपना कैरियर बनाने के लिए, कि वापस इंडिया आएंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे, फिर अपने इंडिया में ही हॉस्पिटलिटी में अपना यहाँ अपना योगदान देंगे। बट अभी जो सिचुएशन है फिलहाल, आगे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन में अभी खार्किव की यूनिवर्सिटी पे अटैक हो चुका है, और ये मैं न्यूज में ही देख रहा था कि पुतिन ने बयान दिया है कि अभी वो ज्यादातर मतलब मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी पर अटैक करेगा। तो उसको लेके फिक्र तो होती है बहुत ज्यादा कि अभी आगे क्या होगा। अगर यूनिवर्सिटी नहीं रही तो फिर उसको रिकवर होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और 5th ईयर के और 6th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें किस में 1 साल बचा है, कुछ के 3 महीने बचे थे, तो फिर उनका टाइम कैसे वो मैनेज करेंगे, कैसे वो अपना कैरियर आगे बना पाएंगे। तो सोच के भी फिक्र तो होती है। अभी शायद गवर्नमेंट कुछ करे हमारे लिए, जो बच्चे वहां से आए हैं, तो गवर्नमेंट कुछ करे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अंश भार्गव भी जुड़ गए हैं, मानवी के ही वो ब्रदर हैं, वो भी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। अंश, अभी क्या लग रहा है आपको? लौट तो आप लोग आए हैं, जिंदगी बची है, जिंदगी से बड़ी तो कोई चीज नहीं, लेकिन फिर भी भविष्य को लेकर, डिग्री पूरी होने को लेकर किसी तरह की चिंता अभी दिमाग में है? जी मैम, सबसे बड़ी टेंशन यही है मैम, अभी डिग्री की टेंशन है कि क्या होगा, क्योंकि मेरे 4 साल पूरे होने वाले थे और अभी 1.5 साल रह गए थे। अब ये नहीं पता कि वापस जा पाएंगे, कैसे होगा, मैंने सब कुछ, कभी सब कुछ नॉर्मल होगा। तो सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अब आगे फ्यूचर का क्या रहेगा। मानवी, आप क्या लोगों से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, या करियर काउंसलर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं लोग आपको? अब मैम अभी तो यही है कि उम्मीद है कि अभी पहले सारे बच्चे वापस आ जाएं, सही से सब इवैक्यूएट हो जाएं, उसके बाद उम्मीद है कि हाँ कुछ ना कुछ भारत सरकार इस चीज का सोल्यूशन निकाल लेगी। पेरेंट्स भी चिंता कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्या होगा, बट उम्मीद है जिस तरह से भारत सरकार ने हमारी हेल्प करी वहां से इवैक्यूएट करने के लिए, कि इस चीज का भी सोल्यूशन वो ही दें। ये सवाल अजय मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। देखिए, आप क्योंकि आई एम श्योर कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जिनसे भी आपकी बात हो रही होगी, लौट आप आए हैं, लेकिन सबके जहन में ये सवाल होगा कि अब पढ़ाई कैसे कंटिन्यू होगी? यूक्रेन वापस लौटना होगा या फिर इंडिया में ही जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो भी आपका कोर्स है उससे संबंधित कॉलेजेस हैं, वहां पर एडमिशंस मिलने को लेकर कोई पॉसिबिलिटीज हैं? जी बिल्कुल, कंटिन्यूअसली मेरी दोस्तों से। ये सवाल मेरा अजय से है, आती हूँ आपके पास। अंश, अजय आंसर करेंगे। जी मैम, अभी इस बारे में किसी का कोई विचार नहीं है। अभी ये दौर है जब बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे करेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके वो करेंगे, लेकिन देखते हैं उन वादों में से कितने ग्राउंड रियलिटी पे पूरे होते हैं, कितनों में सच्चाई होती है और कितने सिर्फ वादे रह जाएंगे। बच्चों में एक उम्मीद जगा दी जाएगी कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कितने पूरे होंगे ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम अभी इस सोच में हैं कि जो स्टेप्स लिए गए उससे आप संतुष्ट नहीं है? मैम हम ये नहीं कहेंगे 20,995 बच्चों को रेस्क्यू करके वापस ले आए, लेकिन उन 5 फैमिलीज का, 1 फैमिलीज का, 2 फैमिलीज के लिए क्या जो वहां रह गए, जैसे नवीन कुमार हमारे दोस्त थे जो खार्किव में बॉम्ब अटैक में हुए, क्या उस एक लॉस को गवर्नमेंट कभी पूरा कर पाएगी? क्या उसको कभी कर पाएंगे? आप किसी से कुछ भी कहिए लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। आप चाहे बाकी कितने भी उनको चाहे मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उस फैमिली का आप कभी लॉस पूरा नहीं कर पाएंगे। और अभी भी बच्चे लगभग 10 से 11 हजार बच्चे ऐसे हैं जो वहां फंसे हुए हैं। मेरे दोस्त थे,
जिनको एम्बेसी ने एडवाइस किया कि आप खार्किव रेलवे स्टेशन पे जाइए, आपको वहां पे ट्रेन मिलेगी, आज शाम 6 घंटे का आपके पास टाइम है, रशिया ने बॉम्बिंग बंद कर दी, आप चले जाइए। बच्चे सारे इकट्ठे होके 7 किलोमीटर पैदल चल के रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहां जाके पता चलता है कि उनको ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाता। रात को 3 बजे वो लोग पैदल चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन जो लगभग 23 किलोमीटर दूर है। 400 बच्चे 23 किलोमीटर पैदल चल के अगले स्टेशन पे जाते हैं पूरी रात में, जबकि टेम्परेचर वहां 0 डिग्री सेल्सियस या 0 से भी नीचे होगा। अब सोचिए, जो बच्चे 7 घंटे रेलवे स्टेशन पे वेट किए, बाद में 23 किलोमीटर लगभग वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में पैदल चल के 10 घंटे में भी अगर कोई पहुंचा है, तो 17 घंटे जिनमें उनके परिवार से संपर्क नहीं हुआ, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। उनको ये भी नहीं पता कि उनके बच्चे जिंदा हैं भी कि नहीं। ओके शारिब, देखिए संकट की ये घड़ी है, युद्ध का समय था, युद्ध के हालातों में आप सब वापस लौटे हैं, लेकिन इसके साथ ही हिंदुस्तान में एक चर्चा छिड़ी इस बात को लेकर कि आखिर हमारे इतने स्टूडेंट्स को बाहर क्यों जाना पड़ा पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए खास तौर पर। हर किसी के अपने अपने इस पर व्यूज हैं, लेकिन आप क्योंकि खुद देश से बाहर गए पढ़ने के लिए, आज आप देश को बताइए कि एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ा और उसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए। मैम, अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में जो है सबसे ज्यादा, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, और नीट क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी एक तो उसकी जो रैंक होती है वो कट ऑफ रैंक बहुत हाई चली जाती है। उसके बाद आ जा कोटा, लाइक जनरल कोटा और लाइक ओबीसी वगैरह, तो उसमें इतनी हमारे इंडिया में जो है मेडिकल कॉलेजेस की कमी है थोड़ी, और जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं वो 600 प्लस मार्क्स पर मिलता है, लाइक 72, लाइक 720 में से 600 प्लस आपके अगर मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। उसके बाद अगर उससे कम रह जाते हैं तो वो बाकी सब लोग प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में इस टाइम पे अपने यहाँ बहुत ही ज्यादा मारामारी है। वो लगभग जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फीस 9 लाख से लेके 20 लाख तक होती है, मतलब स्टार्टिंग में उनका पैकेज देते हैं, प्राइवेट की फीस 20 लाख हो जाती है, तो उतना लोग यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और बाकी करप्शन और लैक ऑफ मनी की वजह से लोग ज्यादातर बाहर जाते हैं, लाइक जॉर्जिया, रोमानिया और अपना यूक्रेन, यहाँ सब चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे आप इजीली 25 to 30 lakhs में इजीली आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वजह से लोगों को ज्यादातर बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद आके अपना एग्जाम क्लियर करके सभी ज्यादातर अपने इंडिया में ही आते हैं।